तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने अप टू द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडस प्लेन जो है चीज़ों को डिस्कस किया था। और मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी दुआब के बारे में भी बताया था कि दुआब हम किसको कहते हैं। ठीक है, बेसिकली मैं अगेन इसको रिपीट कर देता हूँ कि हम जो दुआब कहते हैं वो बेसिकली जो दो रिवर्स होते हैं उनके दरमियान जो लैंड होती है उसको हम कहते हैं दुआब। दुआब के कुछ पार्ट्स होते हैं। फर्स्टली तो आपको दुआब की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि जो दो रिवर्स के दरमियान लैंड है उसको हम क्या कहेंगे, दुआब कहेंगे। अब दुआब के कुछ पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज द एक्टिव फ्लड प्लेन। एक्टिव फ्लड प्लेन जो है, बेसिकली एक्टिव फ्लड प्लेन वो हमवार जगह होती है जिधर बेसिकली एक रिवर आउटफ्लो करता है। जब किसी भी रिवर में फ्लड आता है ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, तो जब वो रिवर उस रिवर में ज्यादा पानी आ जाता है तो वो आउटफ्लो करता है। उस रिवर की हद से थोड़ा सा ज्यादा पानी जो है वो नेक्स्ट जमीन पे आता है। ठीक है, जो उसके साथ मुल्हिका जमीन हो। आई एम सॉरी फॉर द डिस्ट्रक्शन। थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन हो गई है, का एरर हो गया था। आई एम ज्वाइनिंग अगेन। सो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। वॉइस क्लियर नहीं है? प्लीज कंफर्म कीजिएगा, अभी भी वॉइस क्लियर नहीं है आपको? ओके। सो बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे कि एक्टिव फ्लड प्लेन क्या होता है, ओल्ड फ्लड प्लेन क्या होता है, और अलूवियल टेरेस क्या होता है, या जिसको हम अपलैंड बार कहते हैं वो क्या होता है। बेसिकली जो एक्टिव फ्लड प्लेन है, एक्टिव फ्लड प्लेन हम उस एरिया को कहते हैं, रिवर के साथ कनेक्टेड उस एरिया को कहते हैं जहां पे रिवर के अंदर जब फ्लड आता है ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, तो वो जो पानी ओवरफ्लो करता है जितने एरिया तक जाता है उसको हम कहेंगे एक्टिव फ्लड प्लेन। फिर उसके बाद आता है ओल्ड फ्लड प्लेन। ओल्ड फ्लड प्लेन हम उस एरिया को कहते हैं कि जो बेसिकली जब सुपर फ्लड्स आते हैं, जब बहुत ज्यादा फ्लड आ जाता है एक जगह पे एक रिवर के अंदर, तो वो जब सुपर फ्लड आता है तो ज्यादा एरिया में ओवरफ्लो करता है रिवर। जब वो ज्यादा एरिया में ओवरफ्लो करता है, वो पार्ट ऑफ प्लेन जिसमें पहले पानी नहीं आता था अब पानी आता है उसको हम कहते हैं ओल्ड फ्लड प्लेन। आफ्टर 7 to 8 years एक दफा सुपर फ्लड आता है। ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए कि सुपर फ्लड कितने अरसे के बाद आता है, आफ्टर 7 to 8 years। देन इज द थर्ड वन इज द अलूवियल टेरेस। जब ये फ्लड्स आते रहते हैं रिवर्स के अंदर, जो है बेसिकली पहले रिवर्स की हदें ज्यादा होती थी, रिवर्स ज्यादा वास्ट होता था। अब रिवर्स जो है वो कम होते गए हैं क्योंकि पानी जो है वो कम होता जा रहा है, रिवर की जो बाउंड्रीज हैं वो कम होती जा रही हैं। सो बेसिकली पहले जो दो रिवर्स होते थे वो बेसिकली उनके दरमियान थोड़ा सा एक पार्टीशन होती थी, और वो थोड़ी सी अपलैंड जगह होती थी, थोड़ी सी उभरी हुई जगह होती थी, उसको हम अलूवियल टेरेस कहते हैं। और आज भी वो अलूवियम बेसिकली मौजूद होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको अलूवियल टेरेस के बारे में या अपलैंड बार के बारे में नेक्स्ट बताता हूं कि वो किस तरह का होता है। अब ये बेसिकली आपने दो आप्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ये देखें कि ये बेसिकली सतलज रिवर गुजर रहा है। ठीक है, उसके साथ रावी रिवर गुजर रहा है, देन इज द चेनाब रिवर एंड देन इज द जेहलम रिवर। ठीक है, ऊपर से इंडस रिवर आ रहा है। अब आपको मैंने एक पंजनद का बताया था। ठीक है, पंजनद में तो मैंने आपको बताया था कि जिधर झेलम के अंदर जब ये एंटर होते हैं सारे रिवर्स, तो बेसिकली झेलम जब एंटर होता है इंडस रिवर के अंदर, तो वेयर 5 रिवर्स मीट, उस पॉइंट को हम क्या क्या कहते थे, पंचनद कहते थे। सो दो आब्स बेसिकली मैंने आपको बताया कि दो रिवर्स के दरमियान जो लैंड होती है उसको हम क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। सो फर्स्ट इज द बारी दोआब, देन इज द रचना दोआब। रचना दोआब देखें कि रिवर रावी और चेनाब के दरमियान जो
एक दोआब है उसको हम कहेंगे रचना दोआब। आर से बेसिकली रचना का आर रावी से लिया गया है, चिनाब की 6, ठीक है, ये बेसिकली ली गई है, दोनों को मिला के रचना दोआब बना दिया गया है। आगे आप चिनाब रिवर और झेलम रिवर को देख रहे हैं, जिधर मैं कर्सर मूव कर रहा हूं, ये बेसिकली इसको चेच दोआब भी कहते हैं और चेच दोआब भी कहते हैं। जे जो है बेसिकली लिया गया झेलम से और सी एच लिया गया चिनाब से, तो ये बेसिकली चेच या जेच दोआब बन गई, ठीक है। उसके बाद झेलम रिवर और इंडस रिवर, इन दोनों के दरमियान जो दोआब बनती है इसको सिंध सागर दोआब कहते हैं। बेसिकली इंडस का जो है नाम ज्यादातर जो यूज किया जाता है वो सिंध, बेसिकली सिंध रिवर के तौर पे भी इसको डिमार्क किया जाता है। सो बेसिकली सिंध सागर दोआब, सागर जो जेलम के साथ रिवर के साथ रहने वाले लोग हैं इसको सागर भी कहते हैं, ठीक है। तो सिंध सागर दोआब जो है ये बेसिकली जेलम और इंडस के दरमियान है। सो आई थिंक कि आपको ये मैप जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज द, अब जो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट दोआब्स हैं जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज द चच दोआब जो चिनाब और जेलम के दरमियान है। सी एच आपने लिया चिनाब से और जे आपने लिया जेलम से और आपने बना दिया चच दोआब। देन इज द रचना दोआब। रचना, रचना बेसिकली क्या है, रावी और चनाब के दरमियान की जो जगह है उसको हम दोआब कहते हैं, रचना दोआब। आर लिया गया रावी से और सी एच लिया गया चनाब से और रचना दोआब बना दिया गया। अच्छा, उसके बाद एक चीज आपकी बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। अब किराना बार, ये बेसिकली बार मैंने आपको बताया है, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए एक थोड़ी अपलैंड जो है, अपलैंड बार मैंने आपको पहले भी बताया कि जो जमीन थोड़ी सी दूसरे रिवर से उसका लेवल, रिवर के साथ जो प्लेन है उससे उसका लेवल हाई होता है, ठीक है, उस पे रिवर का पानी नहीं आ सकता, ठीक है, उसको हम बार कहते हैं। तो अलुवियल टेरेस भी कहते हैं, अपलैंड बार भी कहते हैं। तो किराना बार ये अलुवियल टेरेस है किसका, चच दोआब का। चच दोआब मींस कि चिनाब और जेलम के दरमियान जो जगह है उसका अलुवियल टेरेस है। अलुवियल टेरेस मैंने आपको अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि जो अपलैंड जगह होती है जिधर रिवर का जो वाटर है नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। सो किराना बार ये हिल्स भी हैं नियर सरगोदा, ये बल्कि सरगोदा के अंदर ही ये किराना बार मौजूद है, ठीक है। देन इज द सांदल बार। सांदल बार रचना तो आपकी अलुवियल टेरेस है। रचना क्या है, चिनाब और रावी के दरमियान की जो जगह है उसको हम क्या कहते हैं, रचना दोआब कहते हैं। तो सांदल बार जो है ये किसका अलुवियल टेरेस है, रचना दोआब का अलुवियल टेरेस है। सो ये दो इंपॉर्टेंट दोआब जो है आपको मस्ट पता होनी चाहिए रिगार्डिंग योर पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है रिगार्डिंग दोआब तो आप मेरे से पूछ सकते हैं ताकि हम चीजों को क्लैरिटी के साथ आगे लेकर चलें। और इससे पहले भी जो चीजें हमने की आप उनमें से भी कोई क्वेश्चन जो है अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपका जस्ट 1 or 2 मिनट्स वेट करूंगा ताकि आपको अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकें। आपने अलुवियल टेरेस के बारे में पूछा। अलुवियल टेरेस क्या है, मैं आपको अगेन इसको अलुवियल टेरेस को डिफाइन कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे मार्क करके बताता हूं। ये देखें, ये फॉर एग्जाम्पल एक रिवर की बाउंड्री है, ये उसके साथ प्लेन है। ये प्लेन जो है जहां तक रिवर बेसिकली ये रिवर फ्लो कर रहा है, ठीक है, इसको आप रिवर कंसिडर कर लें, ठीक है। अब उसके साथ ये उसके साथ प्लेन है, प्लेन के साथ यहां तक तो वो रिवर का फ्लो, अगर रिवर में आ जाता है फ्लड फॉर एग्जाम्पल, तो अगर रिवर फ्लड रिवर के अंदर आ जाता है, रिवर अपना पानी जो है वो बाहर फेंकता है, तो इस बाउंड्री तक तो वो पानी आ जाता है, ठीक है, सुपर फ्लड्स के केस में। लेकिन इससे आगे थोड़ी सी जगह जो है वो ऊपर अपलैंड है, ठीक है, वो अपलैंड है, उसमें ये पानी नहीं आ सकता, ठीक है, वो थोड़ी सी ऊंची है, इसको हम अलुवियल टेरेस कहेंगे, इसको हम अपलैंड बार कहेंगे। अच्छा, ये अपलैंड बार बना कैसे,
ये अपलैंड बार बना कि जब बेसिकली पहले रिवर्स के अंदर पानी ज्यादा होता था, रिवर्स के की जो जगह होती थी वो भी ज्यादा होती थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये पानी कम होता गया, और जब ये पानी कम होता गया तो बेसिकली रिवर की जो स्पेस ऑक्युपाइड है वो भी कम होती गई, स्क्वीज करती गई। सो वो बेसिकली वो जगह प्लेन्स में चेंज होती गई। सो पहले जो रिवर्स थे उनकी, फॉर एग्जाम्पल ये रिवर है तो इसका डायमीटर इतना था, यहाँ पे वो सेडिमेंट्स डिपॉजिट करता था। जब वो फ्लो करता था तो जाहिर है माउंटेन से आ रहे होते हैं, इनके अंदर रिवर के वाटर के अंदर सेडिमेंट्स होते हैं, वो सेडिमेंट्स यहाँ पे डिपॉजिट होते गए। ठीक है, जब वो सेडिमेंट्स यहाँ पे डिपॉजिट होते गए तो ये अलुवियल टेरेस बन गया, ये अपलैंड जगह बन गई, ये थोड़ी सी दूसरी जगह से थोड़ी सी अप हो गई। सो बेसिकली ये अलुवियल टेरेस इस तरीके से बना। आई थिंक कि आपको ये अलुवियल टेरेस क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो मैं अगेन रिपीट कर दूंगा। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे। बाकी किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो, ही और शी मे आस्क। सो अब हमारे पास डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान में कितने डेजर्ट्स हैं? हम डेजर्ट कैसे कहते किसी, डेजर्ट बेसिकली एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड होता है, हॉट रीजन में मोस्टली मौजूद होता है, जहां पे बेसिकली ज्यादातर कोई वाटर नहीं होता, रेनफॉल नहीं होता, ट्रीज और प्लांट्स नहीं होते। उसकी रीजन क्या है, ट्रीज और प्लांट्स क्यों नहीं होते? क्योंकि वहां पे रेनफॉल नहीं होता, क्योंकि प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए वाटर बड़ा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सो जब वाटर नहीं होता तो वहां पे ट्रीज और प्लांट्स नहीं होते। सो बेसिकली वहां पे जो मेजर डेजर्ट का इशू है कि वहां पे रेनफॉल नहीं होती, स्कैंटी रेनफॉल, कि रेनफॉल बहुत कम होता है, 1000 ml से भी बिलो एनुअल रेनफॉल होता है, कि ना होने के बराबर रेन होती है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि डेजर्ट्स जो होते हैं, जो डेजर्टेड लैंड्स होती हैं, मोस्टली सैंडी होती हैं, मोस्टली रेतले इलाके होते हैं। ठीक है, सो अगर हम डिस्कस करें कि डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान कितने हैं, मेन डेजर्ट्स कितने हैं, इसके अलावा भी छोटे छोटे डेजर्ट्स हैं, बट जो मेन डेजर्ट्स हैं, बड़े डेजर्ट्स हैं, वो 4 हैं। थल डेजर्ट है, थर डेजर्ट है, हारान डेजर्ट है, एंड चोलिस्तान डेजर्ट है। सो बेसिकली द 4 deserts are very important regarding your paper point of view। ठीक है, सो हम थोड़ा सा इनको डिस्क्राइब करते जाएंगे। अब थर्ड डेजर्ट है, इसका आप थोड़ा सा मैप देखें, बाकी भी डेजर्ट्स के मैं आपको मैप आपको शो कर दिए। ये थर्ड डेजर्ट जो है, ये आपको जो शो हो रहा है, मैं इसको मार्क करता हूं। सो ये जो थर्ड डेजर्ट है ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये थर्ड डेजर्ट बेसिकली साउथ पंजाब के एरिया के अंदर मौजूद है। बेसिकली ये बखर का जो एरिया है, ये पंजाब का साउथ भी, आप बिल्कुल साउथ भी नहीं कह सकते, बट इन द सेंट्रल टू साउथ। ठीक है, सो बेसिकली बखर का जो एरिया है, और इस तरह का इसके साथ जो पट्टी चल रही है, ये सारा एरिया थर्ड डेजर्ट के अंदर आता है। ठीक है, सो उसके बाद नेक्स्ट है चोलिस्तान डेजर्ट। चोलिस्तान डेजर्ट बेसिकली पंजाब से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट सिंध की तरफ मूव करता है, ऑलमोस्ट सिंध के बॉर्डर तक मूव कर रहा है। उसके बाद थर्ड डेजर्ट है, ये बेसिकली आपको बताता चलूं कि थर्ड डेजर्ट जो है ये सिंध के अंदर मौजूद है। बेसिकली अगर हम थर की बात करें तो ये लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, फर्स्टली तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेजर्ट सबसे बड़ा कौन सा है, थर्ड डेजर्ट है। लेकिन आपको ये भी बताता चलूं कि कुछ जो जियोलॉजिस्ट हैं वो इसको जो चोलिस्तान है, क्योंकि थर और चोलिस्तान बिल्कुल इकट्ठे हैं, तो चोलिस्तान और थर को बेसिकली चोलिस्तान को वो पार्ट कंसीडर करते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ थर्ड डेजर्ट। ठीक है, ये इसका पार्ट है। इधर बेसिकली एक और डेजर्ट भी मौजूद है ऑलमोस्ट इस रीजन के अंदर, उसको हम नाड़ा डेजर्ट कहते हैं, वो भी अब इसका पार्ट है किसका, थर का। सो बेसिकली ये कलेक्टिवली चोलिस्तान, नाड़ा और ये थर का जो रीजन है, ये सारा बेसिकली कलेक्टिवली हम इसको थर ही कहते हैं। आपको ये भी बताता चलूं कि थर का ऑलमोस्ट
15% सिर्फ पाकिस्तान के पास है, बाकी सारा जो डेजर्ट है 85% ऑफ द डेजर्ट वो इंडिया के पास है। ठीक है, सो ऑलमोस्ट जस्ट 15% ऑफ द डेजर्ट इज इन द पाकिस्तान। नेक्स्ट इज द खारान डेजर्ट, ये खारान डेजर्ट है। ठीक है, अब खारान डेजर्ट बेसिकली ये बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है। आपको मैप पे अब तो इतना आइडिया हो गया होगा, आई थिंक सो, क्योंकि मैप लास्ट टाइम भी मैंने आपको दोनों लेक्चर्स में दिखाया था कि मैप किस तरह है, उसमें कौन सा एरिया उसमें क्या है। ये जो बेसिकली एक थोड़ी सी एक पर्ट नुमा शक्ल निकली है, दैट इज द बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान का ये जो डेजर्ट है दैट इज द खारान डेजर्ट, इसके साथ ही ये जो जगह बच जाती है ये बेसिकली इसको कहते हैं चागी। यहाँ पे क्या है, चागी की हिल्स हैं। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि चागी की हिल्स यहाँ पे लाई करनी है, और यही वो इलाका है जहाँ पे पाकिस्तान ने न्यूक्लियर अटैक्स किए थे। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि चागी जो माउंटेन्स हैं, चागी हिल्स जो हैं, ये ड्राई माउंटेन्स हैं। ठीक है, ड्राई हिल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ये ऐसी हिल्स नहीं है कि जहाँ पे बड़ी ठंड पड़ती हो, या वहाँ पे बेसिकली डेजर्टेड कंडीशन है, वहाँ पे रेनफॉल बड़ा कम होता है। सो ये चीजें जो है आपके लिए समझने के लिए बहुत जरूरी हैं, आप इसको समझें। सो अगर आपको यहाँ तक कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं, साथ साथ आप क्लियर करते हैं अपने टॉपिक्स को, हम वन बाय वन इनको स्टडी भी करते हैं। अब थल डेजर्ट जो है ये बेसिकली भक्खर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान में लोकेटेड है, बिटवीन द इंडस एंड द झेलम रिवर। इंडस और झेलम रिवर के दरमियान ऑलमोस्ट, थोड़ा सा जब हम इंडस और झेलम रिवर के दरमियान आते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट टू वर्ड इट ये बेसिकली मौजूद होता है। देन इज द अ लार्ज कैनाल building project is currently underway to irrigate the land. Basically, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोलैबोरेटिवली बेसिकली चाहते हैं कि इस लैंड को, क्योंकि इससे दो दरिया गुजर रहे हैं इसके पास से, एक इंडस है दूसरा झेलम है, तो वहां से कैनाल्स बिल्ड करके इसको सैराब किया जाए, इस डेजर्ट को, इसकी डेजर्टिफिकेशन जो है खत्म की जाए। ठीक है, इसको डेजर्ट लैंड से फर्टाइल लैंड बनाया जाए, पानी की रसाई इसको दी जाए, ताकि इसकी जो डेजर्टिफिकेशन है वो खत्म हो सके। सो बेसिकली इरिगेशन जो है, जब इधर इरिगेशन होगी, जब इधर पानी इसको दिया जाएगा, तो ये बेसिकली जब पानी इसको प्रोवाइड किया जाएगा तो इसकी जो डेजर्टिफिकेशन है, जो डेजर्ट की कंडीशन है वो खत्म हो जाएगी, और ये फार्मिंग के लिए लैंड सुटेबल हो जाएगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि विद रिस्पेक्ट टू द एरिया, द थल डेजर्ट इज द पाकिस्तान थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट। ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा डेजर्ट है। ठीक है, थर्ड डेजर्ट क्या है, पाकिस्तान थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट। सो आपको ये पता होना चाहिए कि थर्ड डेजर्ट की लोकेशन क्या है, और इसका विद रिस्पेक्ट टू एरिया कौन सा नंबर बनता है। ठीक है, आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। देन इज द खारान डेजर्ट, कि मैंने आपको पहले बताया खारान डेजर्ट सैंडी माउंटेनियस डेजर्ट है, जो बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर साउथ वेस्टर्न पाकिस्तान में लोकेट करता है। ये डेजर्ट बेसिकली आपको मैंने बताया कि चागी की हिल्स के साथ ही, बिल्कुल चागी की जो माउंटेन्स हैं, जो हिल्स हैं, उनके साथ ही, उनके अंदर ही ऑलमोस्ट ये भी मौजूद है। और ये डेजर्ट जो है ये पाकिस्तान के सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट के लिए एक साइट थी, चागी 2 जिसको कहते हैं, जहां पे 30 मई 1998 को अटैक किए गए थे। पहले चागी हिल्स के अंदर अटैक किए गए थे ऑन 28 मई 1998। देन सेकंड जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था चागी 2, वो 30 मई 1998 को किया गया था, और यहाँ पे किया गया था, इस डेजर्ट के अंदर किया गया। ठीक है, सो नेक्स्ट इज द थर्ड डेजर्ट। थर्ड डेजर्ट बेसिकली इसमें बहुत ज्यादा एरिया है, 1,75,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका ये एरिया है, और ये बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया के लार्ज एरियाज को कवर करता है। सेकेंडली, ये लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान है, और सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है एशिया का, ओनली सब ट्रॉपिकल। ठीक है, ये एशिया का सिर्फ एक ही सब ट्रॉपिकल जो डेजर्ट है, ये जस्ट जो थर्ड डेजर्ट है वो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि जहां पे
हॉट वेदर होता है, वेरी हॉट वेदर होता है एट द सम टाइम्स ऑफ द ईयर, उसको हम सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली, हाँ जी, सब ट्रॉपिकल के बारे में आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली जो ट्रॉपिकल सिस्टम होता है उसमें हमारे पास विंड्स होती हैं, डीपेस्ट स्टॉर्म्स होते हैं, ठीक है। और जो सब ट्रॉपिकल होता है वहां पे बेसिकली सेंटर से अवे होता है, स्टॉर्म्स भी नहीं आते, विंड्स भी नहीं आती, बड़ी सख्त कंडीशन होती है, बड़ा हॉट वेदर होता है। और वहां पे बहुत ज्यादा, अब फॉर एग्जाम्पल विंटर का सीजन आता है तो उसमें भी इतनी ज्यादा सर्दी नहीं होती, ठीक है। एक टेम्परेट सा एनवायरनमेंट होता है, बट जब समर आता है तो वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। सो वहां पे ऑलमोस्ट 50 प्लस जो टेम्परेचर होता है वो भी हो जाता है कहीं दफे, ठीक है। ये ट्रॉपिक्स बेसिकली ऑल द ईयर वार्म रहते हैं। सो आपको सब ट्रॉपिकल आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सो ये बेसिकली 16th लार्जेस्ट डेजर्ट ऑन द प्लेनेट एंड द थर्ड लार्जेस्ट इन द एशिया, ठीक है। अगर हम अर्थ पे देखें तो ये 16th लार्जेस्ट है डेजर्ट, और एशिया में जो एक कॉन्टिनेंट है उसमें थर्ड लार्जेस्ट है। ये इंडिया में भी इसने सेपरेट किया हुआ है। थर्ड डेजर्ट जो है इसको हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। ये लार्ज एरिड रीजन है नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान, पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जो बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक नेचुरल बाउंड्री भी क्रिएट करता है, ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट जो है आपको पता है कि 16th लार्जेस्ट डेजर्ट और 9th लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। सब ट्रॉपिकल की टर्म मैंने आपको क्लियर कर दी है। सो 85% ऑफ द थर्ड डेजर्ट इज इन इंडिया। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई कि 85% जो थर्ड डेजर्ट है वो इंडिया के अंदर है, और 15% जस्ट जो थर्ड डेजर्ट है वो किसके अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है। उसके अलावा पाकिस्तान में ये पंजाब और सिंध में बेसिकली थरपारकर डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होता हुआ ईस्ट की तरफ जाता है और सिंध में भी फैल जाता है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि थर्ड डेजर्ट जो है ये कॉम्बिनेशन है। एक थरपारकर डेजर्ट था, एक नाड़ा डेजर्ट था, और एक चौलिस्तान डेजर्ट था। इन तीनों को कलेक्टिवली हम थर्ड डेजर्ट कहते हैं, ठीक है। सो ये काफी स्मॉल डेजर्ट्स का एक कॉम्बिनेशन भी है, ठीक है। सो एक बड़ा ड्राई पार्ट है, ठीक है, और सेमी डेजर्ट रीजन है ईस्ट के अंदर। इसके अंदर सैंड ड्यून्स हैं, रेत के टीले हैं, ठीक है। और इसमें जो आप अगर थोड़ा सा ईस्ट की साइड पे देखें तो वहां पे थोड़ी सी प्रेसिपिटेशन ज्यादा है। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि वहां पे थोड़ा सा रेनफॉल ज्यादा होता है रिस्पेक्ट टू द वेस्ट। वेस्ट और ईस्ट में यहाँ पे डिफरेंस किया गया है, ठीक है। सो आपको ये पता होना चाहिए थर्ड डेजर्ट के बारे में 3 से 4 चीजें अपने पास नोट कर ली। फर्स्ट इज द कि आपको ये पता होना चाहिए कि थर्ड डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान। Second thing, you must know that it's only subtropical desert of the Asia. Okay. And third thing you must have to know कि basically it's a combination of, it's a amalgamation of 3 deserts. One is the Tharparkir desert, second one is the Nara desert, and third one is the Cholistan desert. हम चौलिस्तान डेजर्ट क्योंकि बड़ा डेजर्ट है, वो छोटा डेजर्ट नहीं है, उसको हम अलग से भी पढ़ेंगे, ठीक है। So next thing what we will describe is चौलिस्तान डेजर्ट। चौलिस्तान डेजर्ट को हम रोही डेजर्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान की साउदर्न रीजन के अंदर लोकेट करता है। बेसिकली जो इसका वर्ड है एक टर्किक वर्ड था चोल, जिसका मतलब है सैंड्स, एंड इस्तान मीन लैंड ऑफ, इस्तान, ठीक है। जिसे पाकिस्तान है तो स्तान हम कहते हैं लैंड को, ठीक है। लैंड ऑफ सैंड्स का इसका मतलब था, ठीक है। सो बेसिकली पहले ये एक बड़ा फर्टाइल रीजन था क्योंकि जो पानी आ रहा था हिमालयन रेंज से इंडस रिवर के जरिए, सो बेसिकली वो इसको सैराब करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये पानी की रसाई से महरूम हो गया। The area later turned into center of caravan trade, which led to the establishment of many forts. वहां पे काफी फोर्ट्स बने हुए हैं। एक द्रीवार फोर्ट है जो बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है, वो चौलिस्तान डेजर्ट के अंदर मौजूद है। इसमें जो इलाके हैं कौन कौन से हैं, बहावलपुर है, बहावल नगर एंड रहीम यार खान, ठीक है। ये सारे जो इलाके हैं ये चौलिस्तान डेजर्ट के अंदर आते हैं। सो उसके बाद कोस्ट लाइन्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पाकिस्तान की कोस्ट लाइन। कोस्ट हम किसको कहते हैं, जो सी के साथ लैंड का पार्ट एडजॉइनिंग होता है, ठीक
नियर द सी जो पार्ट ऑफ लैंड क्या होता है, एडजाइनिंग होता है, उसको हम कहते हैं कोस्ट। और आपको एक चीज यहाँ पे मस्त पता होनी चाहिए, ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि जो पाकिस्तान की टोटल कोस्ट लाइन है दैट इज द 1046 किलोमीटर। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। टोटल जो कोस्ट लाइन है, जो टोटल पाकिस्तान के अंदर कोस्ट लाइन है दैट इज द 1046 किलोमीटर। और पाकिस्तान इससे अपनी जो फिशरी का एक प्रॉपर सिस्टम है, जो पहले फिशिंग की जाती है, ठीक है, और उससे ज़र मुबादला पाकिस्तान कमा रहा है, वो इसी कोस्ट लाइन के जरिए कमा रहा है। सो हम एक्सपोर्ट अर्निंग करते हैं, ठीक है, माहीगीरी की जाती है, मछलियां पकड़ी जाती हैं, बाहर एक्सपोर्ट की जाती है। सो बेसिकली कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान के टू पार्ट्स, वन इज द मेहरान कोस्ट लाइन, सेकंड वन इज द मकरान कोस्ट लाइन। मेहरान कोस्ट लाइन का एरिया कौन सा है और मकरान कोस्ट लाइन का एरिया कौन सा है? अब आपके सामने मैप मैंने ओपन कर दिया। अब आप ये देखें कि मेहरान और मकरान, फर्स्टली बल्कि मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब करता हूं, देन आई विल टेल यू ऑन दिस ऑन द मैप। मेहरान कोस्ट लाइन बेसिकली सिंध रीजन की कोस्ट लाइन है, कि बेसिकली 30% ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन, मतलब 1046 का 30% जो है इसके अंदर आता है, ठीक है। और जो मेराइन फिश है, मेराइन होता है वाटरी फिश, ठीक है, जो हम सी से हासिल करते हैं, वो इस कोस्ट लाइन पे पकड़ी जाती है 68%, ठीक है। बाकी जो 70% है कोस्ट लाइन, उससे जस्ट कितनी पकड़ी जाती है, 32%। और इससे ज्यादा माहीगीरी होती है। इसकी रीजन क्या है? आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि सिंध का जो ये एरिया है, यहाँ पे इंडस रिवर आता है, डेल्टा बनाता है, सी के अंदर एंटर हो जाता है। जब वो डेल्टा बनाता है तो फ्रेश वाटर और जो सॉल्ट वाटर इकट्ठा होता है, वहां पे बेसिकली जो एक मैंग्रोव फॉरेस्ट मैंने आपको बताए थे कि ग्रो करते हैं। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, ये मैंग्रोव के जो फॉरेस्ट हैं, ये बेसिकली एक सोर्स ऑफ ईटिंग है फॉर द फिशेस, ठीक है, एक बेसिकली खुराक है फिश के लिए मैंग्रोव, ठीक है। सो बेसिकली फिश जो है अट्रैक्ट होती है टुवर्ड दैट ट्रीज और वहां से पकड़ी जाती है, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दूं कि ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया और फिशरी के बारे में मैंने आपको बताया। फिशरी के बारे में एक बात याद रखें कि ये मॉनसून सीजन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिशिंग जो है कब बेसिकली इस पे पाबंदी होती है, ठीक है, कब कहा जाता है कि आपने फिशिंग नहीं करनी। वो बेसिकली मॉनसून सीजन है। मॉनसून सीजन में इसलिए आप फिशिंग नहीं कर सकते, माहीगीरी नहीं कर सकते, बिकॉज उस वक्त एक तो फिश का ब्रीडिंग सीजन होता है, ठीक है, उस वक्त वो अपने अंडे देकर बच्चे पैदा कर रही होती है। अगर उस वक्त भी माहीगीरी होगी, अगर उस वक्त भी फिशिंग की जाएगी, तो उससे क्या होगा, उसकी जो रिप्रोडक्शन है, उसकी जो अफजाइश है वो रुक जाएगी, ठीक है। अगर उसकी अफजाइश रुक जाएगी तो फिश की पॉपुलेशन कम होती जाएगी, ठीक है। सो बेसिकली एक तो ये रीजन है। सेकंड जो है बेसिकली इसकी रीजन ये है कि मॉनसून सीजन में एक बड़ा ज्यादा स्पेल होता है पानी का, सी के अंदर पानी वाइल्ड हुआ होता है, सी वाइल्ड हुआ होता है, तो उस वक्त ये सेफ नहीं है, ठीक है। सो अब हम बात कर रहे थे कोस्ट लाइन की। सो मेरान कोस्ट लाइन सिंध रीजन के है अंदर है। 30% ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन जो है बेसिकली मेरान कोस्ट लाइन कवर करती है। और टोटल मेराइन फिश कितनी यहाँ से पकड़ी जाती है, 68%। यहाँ पे दो बड़े पोर्ट्स हैं, एक कराची पोर्ट, इसको हम किमाड़ी पोर्ट भी कहते हैं, एंड सेकंड वन इज द बिन कासिम पोर्ट। बिन कासिम पोर्ट बेसिकली हमने चाइना की हेल्प से बनाया, ठीक है। और अब हम इसको मैप पे देखें। अब आप देखें कि ये सिंध का एरिया है, जिधर मैं कर्सर मूव कर रहा हूं आपने देखते जाना है। 1 मिनट प्लीज। ये सिंध का एरिया है, ये बेसिकली इंडस रिवर आ रहा है, ये वो डेल्टा बनाता है, इंडस डेल्टा यहाँ पे बनता है, और ये बेसिकली सी के अंदर एंटर हो जाता है। ये सारा जो एरिया है ये बेसिकली आपका कराची पोर्ट है, ठीक है। और इसकी साइड पे आपका, दूसरी साइड पे आपका क्या है,
बिन कासिम पोर्ट है, ठीक है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि ये डेल्टा की फॉर्म में यहाँ पे जब इंडस रिवर गिरता है तो ये बेसिकली ये सारा इसका पोर्ट का इलाका है, ये सारी जो लाइन आप देख रहे हैं दिस इज द पोर्ट, ठीक है। सो आपको ये पता होना चाहिए, सॉरी दिस इज द कोस्ट लाइन और पोर्ट आपको मैंने बता दिया। ये लाइन सारी जो मैंने आपको डिमार्केट की, जो सारी लाइन नजर आ रही है दिस इज द कोस्ट लाइन। सो उसके बाद जो नेक्स्ट हम देखेंगे, 1 मिनट प्लीज। नेक्स्ट इज द मकरान, मकरान कोस्ट लाइन। ये बलूचिस्तान के एरिया में लोकेट करती है, इसमें टोटल कोस्ट लाइन का 70% है। और यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्ट है गवादर पोर्ट। पोर्ट का काम क्या होता है, बेसिकली जो आप ट्रेड करते हो विद द हेल्प ऑफ पोर्ट करते हो, ठीक है। गवादर पोर्ट से आप क्या करते हो, अपनी या कोई भी पोर्ट है उससे आप क्या करते हो, अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे होते हैं, अपनी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। और गवादर पोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ये बेसिकली इसको कनेक्ट किया जा रहा है चाइना के साथ थ्रू द सी पैक, ताकि इसको इसके के जरिए से ट्रेडिंग की जा सके। सो बेसिकली इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ दिस कोस्ट लाइन इज द गवादर पोर्ट। इसके अलावा भी कुछ स्मॉल पोर्ट्स मौजूद हैं। वन इज द जिवानी पोर्ट, देन इज द सोनम्यानी, औरमाड़ा, पसनी। तो ये सारे पोर्ट्स जो हैं स्मॉल पोर्ट्स हैं, लीज पर दिया हुआ है, बट है तो पाकिस्तान का पोर्ट, ठीक है। ये बेसिकली इसको आउटसोर्स किया जाता है, ठीक है। उसका बेसिकली ठेका दिया जाता है, कुछ अरसे के लिए दिया जाता है, नॉट फॉर द परमानेंट टाइम। सो ये बेसिकली आप देखें, ये डिफरेंट पोर्ट्स हैं, औरमाड़ा, ठीक है, सोनम्यानी, पसनी, गवादर एंड शिवानी। ये बेसिकली ये सारे पोर्ट्स एक लाइन में आ रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताए, ठीक है। और आपको इसका इस कोस्ट लाइन का एरिया भी नजर आ रहा है, दैट ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूट 70% ऑफ द टोटल कोस्ट लाइन। और ये आपको दश्त यहाँ पे नजर आ रहा है। ये दश्त एक रिवर है, एक छोटा सा रिवर है जो आके यहाँ इसके अंदर गिरता है, इस साइड से सी के अंदर गिरता है, ठीक है। सो ये यहाँ तक था पोर्ट्स के बारे में। अब हम एज अ सोर्स ऑफ अर्निंग देखेंगे कि कितना ये पोर्ट्स और हम जो कोस्ट लाइन है हम कितना उससे अर्न कर रहे हैं। सो बेसिकली फिशिंग के जरिए पाकिस्तान ऑलमोस्ट 6% ऑफ द फॉरेन स्टेट्स अर्न कर रहा है, ठीक है। फॉरेन जो ट्रेडिंग है एक्सपोर्ट से 6% फॉरेन स्टेट्स के जो है फॉरेन स्टेट्स का 6% पाकिस्तान फिशिंग के जरिए अर्न कर रहा है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में फिशिंग जो है 0.9% कंट्रीब्यूट करती है। और पाकिस्तान ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज को अपनी फिश सप्लाई करता है। श्रीलंका, जापान, हांगकांग, कोरिया, फ्रांस, ब्रिटेन, ये बेसिकली इनको लार्जली फिश जो है एक्सपोर्ट की जाती है। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। अब आपका अगर कोई क्वेश्चन है यू आर फ्री टू आस्क। मैंने आज थोड़ा सा टाइम इसलिए रखा है ताकि आपके क्वेश्चन एड्रेस किए जाए। जीडीपी इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जीडीपी क्या होती है, किसी भी कंट्री का जो एक ग्रॉस डोमेस्टिक होता है कि वो कितना कमा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली कितना पर ईयर पर एनम वो कितना कमा रहा है, ठीक है। इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड मेजर ऑफ द वैल्यूज एडेड क्रिएटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स। कि आपने गुड्स प्रोड्यूस करके, आपने सर्विसेज अपनी कंट्रीज में जो प्रोड्यूस करके एक पीरियड के अंदर कितनी वैल्यू का स्टैंडर्ड मेजर लिया है, कितना पैसा कमाया है, ठीक है। यस बच्चे, फिलहाल ये फ्री क्लासेस हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंडली आपको ये बताता चलूं कि ऑलमोस्ट इससे नेक्स्ट जो है 4 क्लासेस आपकी जस्ट फ्री। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, ठीक है। और इसके जो करंट अफेयर की क्लास की बच्चे ने बात की है, यस बिल्कुल हम करंट अफेयर रखेंगे, उसकी क्लास भी रखेंगे, कंडक्ट भी करेंगे। बट नो वी हैव स्टार्टेड द जियोग्राफी पोर्शन फर्स्टली। ये बड़ा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोर्शन भी है और रिगार्डिंग पेपर पॉइंट ऑफ व्यू भी, और उसके अलावा थोड़ा टफ पोर्शन भी है। सो फॉर दैट सेक हमने फर्स्ट इसको रखा है। सेकंड पे हम बेसिकली रखेंगे करंट अफेयर को। थर्ड पे हम रखेंगे पाकिस्तान अफेयर को, और साथ हम इंग्लिश स्टार्ट कर देंगे। एक डबल लेक्चर आपका स्टार्ट होगा इंग्लिश का, ठीक है। और उसके साथ जो है आपका ऑलमोस्ट 90 लेक्चर्स का आपका ये सेशन होगा। 90 लेक्चर्स आर मोर देन इनफ फॉर द कोर्स टू कंप्लीट, ठीक है। हम कोर्स 90 लेक्चर्स में इजीली कंप्लीट कर सकते हैं 1 पेपर के लिए।
सो फी जो है 5000 आपकी सेशन की फी होगी, ठीक है। 5000 आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आपका जब एक पार्ट, फॉर एग्जांपल जियोग्राफी का एक पार्ट हम कंप्लीट करेंगे तो हम उसका टेस्ट सेशन आपका स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम लेक्चर 1 टू नेक्स्ट। हम ये नहीं करेंगे कि फुल एक का पूरा टेस्ट ले लें, हम पहले बाय पार्ट्स टेस्ट लेंगे एंड देन फुल लेंथ पेपर होगा, ठीक है। और उसके बाद आपके हर जो एलिमेंट है, हर सारे सब्जेक्ट्स हैं वो इसमें कवर किए जाएंगे, ठीक है। तो इस सेशन की जो फी है 5000 है। आपके जो इंस्ट्रक्शंस हैं इसके अलावा 90 डेज तो ये आपका रेगुलर सेशन होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, नेक्स्ट जो हम एक मजीद रेगुलर सेशन स्टार्ट करेंगे, जिन स्टूडेंट्स ने ये फी पे की होगी, जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट होंगे, वो इसको फ्रीली नेक्स्ट सेशन को भी जो है एंजॉय कर सकेंगे, ठीक है, उसमें पढ़ सकेंगे। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।